सभी को प्रणाम नमस्कार। आज महर्षि वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग हृदयम का चतुर्थ अध्याय। तेरह और वेगों के बारे में चर्चा की उन्होंने, और उन वेगों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो उपस्थित वेगों को प्रस्तुत करने और उपस्थित वेगों को रोकने से ही सब रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसा महर्षि वाग्भट का मानना है। और भी अन्य ऋषियों का, सभी का मानना यही है। सभी की एक ही बात है कहने में कि जो भी हमारे शरीर में वेग बनते हैं, उनको यदि जबरदस्ती पैदा करो वेग को, या उनको रोको, तो रोग आएंगे। ये बात पक्की है। क्योंकि 5 प्रकार के वात की हमने चर्चा की थी, वो सारे के सारे वेग उन वातों से बनते हैं। जी। तो 5 वात जी जी, जो सुनाई दे रहे हमने चर्चा की, उसके बारे में आपके पास सारा डेटा उपलब्ध है, और उन्हीं 5 वात के बिगड़ने के कारण अन्य रोग होंगे। इसलिए अधारणीय वेग जो हमारे हैं 13, उनके बारे में हम जानते हैं, और उनसे होने वाले उत्पन्न रोगों के बारे में जानते हैं, और उनका समाधान क्या होता है एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो महर्षि वाग्भट का कहना क्या है? अनुपस्थित वेगों को प्रवृत्त करने और उपस्थित वेगों को रोकने से, मतलब क्या? अनुपस्थित वेगों को प्रवृत्त, यानी हमारे को वेग बन नहीं रहा, जबरदस्ती आ नहीं रहा, लेकिन आप जबरदस्ती उसके लिए दम लगा करके, कोई भी प्रक्रिया करके, आप जबरदस्ती वेग को पहुंचाने, वेग को शुरू करने का काम कर रहे हैं, है ना? टॉयलेट में जाके खड़े हो गए, हमें वेग आ नहीं रहा है, जबरदस्ती हम दम लगाए जा रहे हैं कि आ जाए आ जाए आ जाए, नहीं आ रहा, है ना? तो ये भी वेगों को जबरदस्ती पैदा करना, धक्का मार के किसी चीज को, तो ये भी एक तरह से बीमारी का कारण बनेगा, ऐसा महर्षि वाग्भट कहते हैं। क्या कहते हैं वो? अनुपस्थित वेगों को प्रवृत्त करने, यानी अनुपस्थित वेग, वेग है नहीं। वेग का मतलब, पहले तो ये समझें कि वेग का मतलब क्या है। फोर्स है जो हमारे शरीर के अंदर पैदा होते हैं। क्या? 13 प्रकार के वेग माने गए हैं मुख्य रूप से। 13, कुछ लोग 14 भी महर्षियों ने बोले हैं, लेकिन 13 सर्वमान्य वेग हैं, ऐसा माना जाता है। तो 13 वेग क्या हो सकते हैं हमारे? टॉयलेट का आना, है ना? पेशाब, मल मूत्र, पसीना, ये सब वेग ही है एक तरह से। आपको छींक आना एक वेग है, उल्टी आना एक वेग है। लेकिन इसको दबाओगे, इन किसी भी वेग को आपने दबाया, तो शरीर में बीमारियां आएंगी। या जबरदस्ती वेग को पैदा करने का प्रयास किया, तब भी बीमारियां आएंगी। ऐसा शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं। भाषाई दृष्टिकोण से देखें तो अनुपस्थित वेगों को प्रवृत्त करने और उपस्थित वेगों को रोकने से ही सब रोग जन्म लेते हैं या उत्पन्न होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इस श्रम से वायु का प्रकोप होता है। मैंने आपको कहा था कि आयुर्वेद का एक नियम है, हमेशा याद रखना, जब कभी भी किसी भी अंग से जरूरत से ज्यादा काम लिया जाएगा, उस अंग के द्वारा वात बिगड़ जाएगा, उसका वात बिगड़ जाएगा। ठीक?
उस क्षेत्र का वात बिगड़ेगा। ठीक है। तो वात की प्रक्रिया कब बिगड़ती है? आपका शरीर का वात बिगड़ने का कारण क्या हो सकता है? जिस अंग का ज्यादा काम लोगे उससे वात बिगड़ेगा। तो आप स्टमक यानी आपके एनस पार्ट को ताकत लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, तो वहां का वात बिगड़ जाएगा। ठीक है। तो वात बिगड़ने के कारण ही ये सारे, जरूरी नहीं है छींक आना वो भी एक वेग है, और भी 13 प्रकार के वेग हैं, इनकी अभी आगे चर्चा करेंगे। वेग जो हम जानते हैं, उन वेग के माध्यम से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि वेग क्या है, और वेग को रोकने से रोग होते हैं, और वेग को जबरदस्ती पैदा करने से भी रोग होते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में कफ पंगु, पित्त पंगु ऐसा करके श्लोक आता है, वो हमारे जितने भी वात और पित्त, वात जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पित्त नहीं। किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है शरीर में? कफ और पित्त का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कोई भी कार्य दुनिया के अंदर सृष्टि में, चाहे पृथ्वी के ऊपर हो, हमारे शरीर के अंदर हो, हमारे शरीर के बाहर, सबका वात ही रखवाला है। कहा जाए कि सारे काम, हवा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये हवा ही है जो दुनिया को चलाती है। तो शरीर के अंदर भी कोई भी क्रिया हो रही है तो वो वात की कृपा से हो रही है, बाहर भी हो रही है तो वात की कृपा से। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक का, कि कोई भी श्रम करेंगे, कोई मेहनत करेंगे, किसी अंग को ज्यादा काम में लेंगे तो उसमें वात का प्रकोप होगा, जरूरत से ज्यादा। इसलिए पिछले अध्याय में भी हमने ये पढ़ा था, अर्ध शक्ति व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम ज्यादा करोगे तो क्या होगा? वात की वृद्धि हो जाएगी शरीर में, तो फिर वात का प्रकोप होने लग जाएगा। तो इतना सब तरीके से मैंने आपको घुमा फिरा के सारे शब्दों का इस्तेमाल करके, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया कि केवल विषय सिर्फ इतना सा था कि अनुपस्थित वेग, यानी वेग उपस्थित नहीं है, जबरदस्ती तैयार करना, और उपस्थित वेग को रोकना, बस ये सब ही रोगों का कारण बन जाएंगे। आचार्य सुश्रुत ने इन्हीं वेगों को धारण करने से होने वाली रागों मतलब रोगों का नाम उदावर्त कहा है। क्या बताया? उदावर्त। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला? उदावर्त, यानी वेग का उल्टा होना। वेग जिस दिशा में जाना चाहिए वहां न जाकर के उसकी विपरीत दिशा में जाना, उदावर्त। तो ये सब उदावर्त श्रेणी के रोग हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका मुख्य कारण क्या हुआ? दोषवात हुआ। इसका मुख्य दोषी कौन? वात। लेकिन जिम्मेदार कौन? आप स्वयं। अधारणीय वेग आहार पाक क्रिया में दोष, धातु की उत्पत्ति के बाद मलों की उत्पत्ति होती है। अधारणीय वेग किसे कहा गया है? इसमें परिभाषा देखें तो, आहार पाक क्रिया में दोष, आहार पाक क्रिया, जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं इसकी क्रिया जो हो रही है, शरीर के अंदर हो रही है, इसके जो दोष, धातु की उत्पत्ति के बाद मलों की उत्पत्ति होती है।
है ना। तो कोई भी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दोष क्या है। वात पित्त कफ, ये तीनों दोष कहे गए। दोष क्यों कहे गए? क्योंकि बिगड़ जाते हैं, इसलिए। गलती हम ही करते हैं, लेकिन बिगड़ जाते हैं। तो हमारी 7 धातुएं शरीर में, धातुओं के बारे में रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र में आपको बता चुका हूं। पिछले बार में कई बार बता चुका हूं। तो 7 प्रकार की धातुएं होती हैं। तो धातु की उत्पत्ति के बाद मलों की उत्पत्ति होती। कोई भी, जैसे रस धातु बनी, रस रस धातु का मल क्या है? कफ। रस के बाद में क्या बनता है? रस बना खाने का, उसके बाद क्या बना? रक्त बना। तो रक्त धातु का मल क्या है? पित्त। तो कफ, पित्त, और ये जो मल हो रहे हैं उत्पन्न, तो धातु की उत्पत्ति के बाद मलों की उत्पत्ति होती है, ऐसा बताया गया है ना। तो पहले धातु बन रही है, उसके बाद में उसके क्रिया स्वरूप या उसके फल स्वरूप मल की उत्पत्ति हुई। इन मलों का शरीर से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा महर्षि सुश्रुत कहते हैं, और वाग्भट भी। इन मलों की बहिर्प्रवृत्ति की क्रिया को वेग कह सकते हैं। जो मल बाहर निकल रहा है नेचुरल कंडीशन में, यही वेग है। राइट। ये मैंने आपको अलग अलग शब्दों के माध्यम से बताया। अब परिभाषिक के दृष्टिकोण से हमने परिभाषा के शब्दों को समझने का प्रयास किया। तो इन वेगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को रोकने या रोक कर, स्वाभाविक प्रकृति यानी उसकी प्रक्रिया जो आ रही है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया कहलाएगी। शरीर में मल संचय करने से वात वृद्धि हो जाती है। कोई हमारा मित्र आ गया घर पे, और वो आपसे मिलने के लिए आया। मिलने के बाद में हम, सुबह ही सुबह आ गया बंदा, और हम निवृत्ति के लिए जा रहे हैं, और निवृत्ति आ गया, तो वो सोचेगा क्या, ये सोच करके हम उसके पास 5-10 मिनट बैठने के लिए, और हमारा मल का वेग हो रहा है, जाना है, लेकिन वो बंदा आधा घंटा बैठ गया। तो हमारी जो मल का वेग था, इसको हमने रोक के रखा। इससे रोग होंगे, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, उस मित्र का, दोस्त का तो। लेकिन इस वक्त तो वो शत्रु नजर आएगा आपको। राइट। आप जबरदस्ती रोक के बैठे हैं, तो शत्रु से कम नहीं है। तो इस तरह की जो क्रियाएं किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं, ये 13 प्रकार के वेग हैं। इनमें से कभी भी कोई भी बहाना हो सकता है, जिनको आप रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बहाने को। कि दोस्त आ गया था, कि बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना था, कोई बहाना। लेकिन इस प्राकृतिक वेग में कोई बहाना नहीं चलता, क्योंकि ये प्राकृतिक क्रिया है। इसके लिए आपको कोई भी क्रियाकलाप छोड़ना पड़े, छोड़ दीजिए। तो शरीर में मल संचय करने से वात की वृद्धि हो जाती है। तो मल कोई भी हो, तथा विभिन्न मल संचय, तथा विभिन्न मल संचय जन्य विकार हो जाते हैं। ये विकार कौन कौन से हैं? ये 13 प्रकार की लिस्ट आ गई आपके सामने। हमें इन स्वाभाविक क्रिया को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये 13 प्रकार के माने गए हैं मुख्य रूप से। ऊर्ध्ववात, अधोवात, है ना। ऊर्ध्ववात और अधोवात। ऊर्ध्ववात क्या हो गई? ऊपर से डकार उकार कुछ आ गई, है ना। तो जो ऊपर की तरफ वात बढ़ती है, अधोवात नीचे की तरफ जाएगी,
अधोवात। तो ऐसी कोई भी वायु ऊपर की तरफ से निकले या नीचे की तरफ से निकल रही है, ये वात ही है। तो ये एक प्रकार हो गया। मल, मल का आप जानते हो, हम सुबह सुबह पॉटी जाते हैं। मूत्र, टॉयलेट के लिए जाते हैं सुसु करने। छींक, हाँ कुछ लोग जबरदस्ती घास का तिनका, डोग धागा कुछ नाक में डाल के छींकने लग जाते हैं। जबरदस्ती की छींक लेना, ये भी विकार का कारण बन सकता है। प्यास, प्यास लग नहीं रही है, कुछ लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं आजकल, सुबह सुबह उठ के 4 गिलास पियो। अब प्यास लग नहीं रही है लेकिन पानी पीना जरूरी है, क्योंकि यूट्यूब यूनिवर्सिटी में हमें बताया गया है कि सुबह 4 गिलास पीने हैं, किसी को 5 गिलास, किसी को 10 गिलास। क्या पता समुद्र निकलने की बात हो। कहाँ लिखा भाई साहब? आयुर्वेद में लिखा है। आयुर्वेद तो हम पढ़ ही रहे हैं, किताब ही तो पढ़ रहे हैं। यहाँ तो कहीं दिखता नहीं है। मैंने तो कईयों से पूछ भी लिया। तो बेहतर ये है कि हमें जितनी शरीर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, जरूरी। किसी के कह देने से वहां लिखा हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास में तो लिखा हुआ है नहीं, किसी विद्वान ने लिखा नहीं है ऐसा। तो ऐसी गलतियां किसी से करनी नहीं। ऐसी यूनिवर्सिटियां आजकल, यूट्यूब व्हाट्सअप तो जबरदस्ती की वाली यूनिवर्सिटियां हैं। इनके ज्ञान तो आदमी को मार ही डाले। हाँ कुछ सही हो सकते हैं, लेकिन सत्यता का प्रमाण जाने बिना बहुत मुश्किल है अपनाना। तो बेहतर ये है कि हाथ जोड़ लेना अच्छा है ऐसे ज्ञानियों से। प्यास, भूख, निंद्रा, किसी को नींद आ रही है और कोई बैठा, अरे अभी तो आजकल सोशल मीडिया पे कुछ तो कुछ चल रहे होते हैं लोग, फेसबुक पे चैटिंग चल रही है, कुछ चल रहा है, नींद आ रही है फिर भी लगे पड़े हैं, कभी 2 बज रहे हैं, कभी 1 बज रहा है। ये सब बीमारी के कारण। तो निंद्रा, जम्भा, ये जम्भाई जो आती है ना, वो वासी जिसको बोलते हैं, कोई याद कर रहा है। कोई याद नहीं कर रहा, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, विज्ञान ये कहता है, इसलिए याद कर रहा है। ठीक है। तो हर चीज के पीछे का एक विज्ञान है। तो सब बन गए हैं, पता नहीं क्या कहावतें हैं। अश्रु, आंसू आ रहे हैं, ये एक वेग है एक प्रकार का। क्यों? आंखों की सफाई करनी है, शरीर सफा सफा करना चाहता है उसको। आंखों के ऊपर कोई गंदगी कचरा कुछ आ गया है, तो वो वेग से पानी आ रहा है, आंख में से आंसू आ रहे हैं, निकल जाने चाहिए। या किसी प्रलाप विलाप के कारण आ रहे हैं, कोई दुखद समाचार आया है। कई बार हम लोग देखते हैं ना, कोई किसी के घर में डेथ हो गई और कोई रो नहीं रहा है, तो हम उसको थप्पड़ मार के रुलाते थे, कई बार ऐसा होता था। कुछ महिलाएं ऐसा प्रयास करती रहती है। तो ये कुछ औरतें रो नहीं रही हैं या कुछ आदमी नहीं रो रहे हैं, उनको शौक बैठ जाए बहुत ज्यादा, तो ये इसको, तो ऐसे प्रयास जो करते हैं वो एक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। तो आंसू नेचुरल आए तो वो ज्यादा अच्छा है। थप्पड़ मारने वाला प्रोग्राम थोड़ा ठीक नहीं, समझ में नहीं आता। ठीक है ना, तो नेचुरल बेग की बात कर रहे हैं हम। सर्दी का समजनित श्वास, शुक्र। तो उल्टी का खांसी, ठीक है। और श्रम जनित श्वास, आप दौड़ लगा के आए हो, लंबी लंबी सांस आ रही है, सीढ़ी चढ़े ऊपर नीचे सांस हुई, ये यार श्रम जनित मेहनत करके सांस चढ़ी है। ठीक है। तो उसको सांस को आ जाना अच्छा है, ले लेना अच्छा है। राइट। क्यों? क्योंकि शरीर में ऑक्सीजन की ज्यादा, मतलब जो ऊर्जा का ह्रास हुआ है वो, उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए वो लंबी सांस आ रही है, तो उसको लेना जरूरी है। उसको आप रोकने का प्रयास करोगे तो वो नुकसान करेगी, बीमारी देगी। 13वां शुक्र, महिलाओं का आर्तव मासिक धर्म।
अभी तो पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया है, कल हमारी डेट आने वाली है और कल हमारी पूजा भी है, तो ऐसा करते हैं बाजार से गोली लाके खा लेते हैं। डेट 2-4 दिन 5 दिन सरक जाए, बड़ी कृपा हो जाएगी, हरि कृपा से हम हरि प्रसाद का भक्षण कर लेंगे और हवन या जो भी वांछित कार्य है वो कर लेंगे। ठीक। लेकिन हरि कृपा तो होगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये इसके बिगड़ने से जो दूसरी कृपाएं होने लगेंगी रोगों की, वो आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो मासिक धर्म का रोकना या पुरुषों का शुक्राणु रोकना, ये शुक्र आर्तव हो या सीमन का बाहर आना, जबरदस्ती वेग है तो वो आएगा ही, उसको आप जबरदस्ती रोक रहे हो, बीमारी देगा। ठीक। अधोवायु रोकने से क्या क्या रोग हो सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ क्लियरली यहाँ पर बताया गया है। तो रोकने से क्या, गुल्म, कोष्ठशूल, ग्लानी, वात, मल मूत्र, मतलब ये सारे के सारे रोग होने वाले ही है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि इन 13 वेगों का कभी भी रोकथाम नहीं करना और जबरदस्ती लाना भी नहीं है उसको। तो कल हम रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए करा ही देते हैं, नो टेंशन। तो अधोवायु, अधोवायु का मतलब, अधोवायु को रोकने से क्या होगा, अधोवायु का मतलब नीचे की तरफ से जो निकलती है वायु, उसको हमने रोका। जो वायु खराब हो, गंदी हो, तो पड़ोसी हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करता, है ना। तो ऐसी अधोवायु रोकने से क्या, गुल्म यानी कॉन्स्टिपेशन, इस टाइप की और चीजें, कोष्ठ शूल, दर्द वर्द होने लग दर्द हो जाता है, ग्लानी, है ना। वायु को आप रोकोगे तो वो गंदी होकर के ग्लानि कराएगी आपको। वात मल मूत्र, तो वात की वृद्धि हो जाएगी, और मल मूत्र अवरोध, ये सारे क्रम होने लग जाएंगे आपको। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा। आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूँ, नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या क्या हो सकता है। अधोवायु को रोका तो पहले कब्ज आएगी, और भी और रोका तो फिर क्या हो जाएगा, और हो रोका तो धीरे धीरे पाइल्स होना, बाकी ये सारी बीमारियां जो होना दुनिया भर की, जो भी आपको प्लाइल्स, फिस्टूला, ये सब जो कुछ भी रोग दिखते हैं अंग्रेजी के नाम वाले, ये सब के सब, दृष्टि दौर्बल्य भी बताया, आंखों के, क्योंकि आंखों में पित्त का स्थान है ना। तो ये जो वात जो है यहाँ से जब ऊपर की तरफ, क्योंकि वात, गर्म वात जो है ऊपर की तरफ जाती है, तो ये जब जाएगी तो आंखों की दुर्दशा कर देगी। अग्नि नाश, भूख न लगना, ऐसे कुछ बड़े रोग भी हो सकते हैं, क्योंकि पेट में गैस भरी है तो आपकी अग्नि नाश हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे हृदय रोग भी हो सकता है। जब पेट में गैस ज्यादा होती है तो देखिए, 2 प्रकार से आपका बीपी बढ़ता है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, मुख्य रूप से। अब कारण आपको ढूंढना है, यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और आपकी जांच में आ रहा है कि बीपी हाई है, बीपी हाई है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो उसका बीपी आपका 180, 120/80 होता है जैसे नॉर्मल, तो ज्यादा से ज्यादा 120 की जगह थोड़ा 10-20 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति का अचानक से बीपी 160, 170, 200 पहुंच जाए ऊपर, और नीचे सीधा जो है 80 से 120, 130, 110 हो जाए,
या सिर्फ ऊपर का ही बढ़ जाए, तो समझ जाइए ये केवल और केवल आपके वेग रोकने का परिणाम है। आपकी गैस खराब हुई है, जिसके कारण गैस की कारण है, तो पेट में से गैस पास हो जाएगी, तो आपका ये बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ऐसा हृदय रोग के बारे में कही। अब आप उसको हृदय का रोग मान करके उपचार का खतरनाक हो जाता है। अभी इन सब का उपचार क्या करेंगे? स्नेहन, स्वेदन, है ना, ऑयलिंग वगैरह करनी है पसीने को निकालना, शरीर को स्वेदन। वातानुलोमक उपचार करें। वात विलोमिक हो गया है तो उसको अनुलोमक करना है। तो अनुलोमक करने के लिए जो भी औषधियां होती हैं वो भी आपको, जैसे अश्वगंधा है, कई ऐसी औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। और भी कई वात नाशी औषधियां हो सकती हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑयल भी एक बनाया जाता है, उसको नाभि में आप इस्तेमाल करेंगे तो वो वात अनुलोमन का काम कर सकता है। अमेजोन पे भी मिल जाता है वो। तो ये इस तरह से कुछ चीजें हम कर सकते हैं प्रयोग। तो वातानुलोमक उपचार कर सकते हैं, और भी कई चीजें, फलवर्ती, ये फलवर्ती और वातनाशक आहार का हम इस्तेमाल करें। फलवर्ती भी एक प्रकार का वस्ती का एक पार्ट है। और उष्ण जल पान करें, गर्म जल का पान करें, बस्ती का कर्म करें, बस्ती कर्म करें, एनिमा वगैरह ऐसा कुछ लगाएं। तो ये इस तरह के कुछ प्रयोग करके हम कुछ हद तक बहुत सारी चीजों को कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन वेग तो वेग ही है। आप रोकने की क्रम या प्रैक्टिस कर चुके हैं तो वो आपको फिर थोड़े दिन बाद एहसास होना बंद हो जाता है वेग का। फिर हम बोलते हैं कि हम तो आती ही नहीं, सुबह इंतजार करते रहते हैं, आती नहीं आती नहीं, क्योंकि हमें उसकी आदत हो गई, शरीर उसको झेलता हुआ उसका, अब वो बनता ही नहीं है, उसका दिमाग को मैसेज नहीं बनता है, मैसेज जाता नहीं है, क्योंकि शरीर ने उसको झेलते झेलते आदत में ढाल लिया। इसलिए कई बार वेग का समाचार ब्रेन को नहीं मिलता। ठीक है। ये इस तरह की एक समस्याएं भी हो सकती हैं जो बड़ी भारी समस्या के रूप में आपको झेलनी पड़े। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, शनिवार के दिन। और यदि आप लोगों की इच्छा है कि मैं पिछले दिनों का भरण पूरा कर दूं, तो शुक्रवार को, शनिवार को, इतवार को तीनों दिन क्लास ले लें। आपका कोई अब इस संबंध में कोई प्रश्न है तो आप ले सकते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, ये कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ऊपर का बीपी बढ़ा हुआ होता है और नीचे का लो होता है। जैसे 80 होना चाहिए, 70 या 60 होगा। वो किस रीजन से होता है? हाँ, वो भी हमारी गलतियों की वजह से हुआ करता है अक्सर कर। जैसे नीचे का बीपी लो है और ऊपर का हाई है, बहुत जी। ज्यादा बढ़ा हुआ है, हाँ जी। तो वो भी गैस के कारण ही है। थोड़ा सा पेट में गैस यदि है तो उसको आप कंट्रोल करेंगे तो शायद ये नॉर्मल हो जाए।
और कोई रीजन भी हो सकते हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि हार्ट के एवी नोड्स या ऐसे नोड ठीक से काम नहीं कर रहे हो, है ना। जी जी। एवी नोड या ऐसे नोड दोनों जो होते हैं वो भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तब भी एक रीजन बन सकता है। और भी कई रीजन हो सकते हैं, गैस भी एक कारण हो सकता है, राइट। सर ये भी हो सकता है कि जैसे बोलते हैं ना, हार्ट जो है फैल गया है, हाँ तो हाँ, उसमें। हार्ट के कमजोरी की वजह से भी है और वो ठीक से फैल गया है, हाँ हो सकता है बिल्कुल। कारण जांच का विषय है एक्चुअली, अच्छा अच्छा। जांच का विषय। ओके ओके। बिना जांचे अपन चिकित्सा नहीं करना है उसमें। नहीं एक्चुअली ना सर, मेरी सासू माँ का ऐसे ज्यादातर बड़ा रहता है और नीचे का लो रहता है, तो मुझे उसी कंसर्न में पूछना था। हाँ, तो जांच का विषय है, फिर कभी मिलेंगे तो देख लेंगे, हम्म। ओके राइट। सर। ठीक है और ठीक। किसी की कोई क्वारीज? किसी का और कोई प्रश्न है? सर 10 नहीं नंबर का जी। जो छिद्री बोले थे आप, उसका क्या मतलब है? जो 10 नंबर में एगो एगो था ना, एगो शब्द छिद्री, छिद्री। जी। छर्दी छर्दी। छर्दी, हाँ छर्दी सर्दी। हाँ, छर्दी। उल्टी उल्टी उल्टी। ओ, ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू। वॉमिटिंग। ठीक है, समझ गए। राइट राइट। और किसी का और कोई प्रश्न? तो करते हैं समापन, और अपन नेक्स्ट क्लास में आगे का और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से के लिए क्या क्या रोग का समाधान हो सकता है, राइट। ठीक है सर। ओके, सभी को प्रणाम। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते भैया। नमस्ते जी, नमस्ते।